जियोपॉलिटिक्स में ग्रेटनेस अच्छाई के मोल्ड में सांचों में अपने आप को ढालकर नहीं आती। अगर किसी देश को महान बनना है तो एम्बिशियस होना पड़ेगा। एक्सपेंशन इज द ओनली वे। अब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो या इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो, ये सब जुड़ा हुआ है आपके पॉलिटिकल रेलेवेंस से। एंशिएंट टाइम में अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं राजा को कह रहे हैं विजिगिषु, यानी कि पैशन। जब तक एक्सपेंशन का पैशन नहीं होगा तब तक आपका नेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, थ्राइव नहीं कर पाएगा। बिकॉज जो रूल्स आपको बताए गए हैं वो रूल्स बनाए गए हैं ताकतवर देशों द्वारा, और वो रूल्स को कभी भी बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो ऑर्डर है, जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसमें यही कुछ रूल्स आज बदलने लग रहे हैं जिस समय में आप और हम इस जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि कनाडा को 51th स्टेट होना चाहिए, पनामा आप तो दोबारा से हमारे होने वाले हैं, ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे। आप में से कई लोगों को ये बातें अजीब लगी होंगी, लेकिन जैसे ही आप आज मेरे साथ यूरोप के इतिहास को जानेंगे, उसके जियोपॉलिटिक्स के गेम को जानेंगे, तो आप समझेंगे कि इट वाज बट ऑब्वियस। आज यूएसए जहां है वो उन कड़े फैसलों की वजह से है जो उसने लिए, उन फैसलों की वजह से है जो उस समय की जो ताकतें थी, जैसे उस समय ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ये बड़ी ताकतें थी। इन्होंने क्रिटिसाइज किया, व्हाट यू आर डूइंग इज गोइंग टू ब्रिंग कैओस इन द वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसने फैसले लिए, रिस्क लिया, और तभी आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है। लेकिन आज का ये वर्ल्ड ऑर्डर फिर दोबारा से थ्रेट में है। कुछ सालों बाद ऐसा होता है, कहा जाता है कि लगभग 100 साल से ज्यादा कोई एक ताकत अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकती दुनिया में। देखते हैं, देखिए यहां जो 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने आजादी की अलग जगाई। किससे? कॉलोनियल मास्टर्स से जो यूरोप में बैठे थे, और फिर इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करते हुए यूएसए बनाया। और आज यूएसए की जो पावर आप जानते हैं वो केवल इस एरिया में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, केवल उससे नहीं है। रियल पावर केम फ्रॉम ओवरसीज एक्सपेंशन, जिसके बारे में कम बात होती है। जरा करते हैं। अलास्का के बारे में आपने सुना है, 1867 की जो ये डील थी, जिसमें कि रशिया ने अलास्का, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, बेच दिया यूएसए को $7.2 मिलियन में। आज की अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके रकम बताऊं तो लगभग $140 मिलियन में। उस समय रशिया को लगा कि कुछ ज्यादा बेनिफिट है नहीं इसको रशिया उस समय पर, यहां से ये रशिया उस समय पर इसको फर ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता था, जो अपने आप डिक्लाइन में था। आज हम इस रीजन को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से, मतलब आज के समय में तो आप भूल कहिएगा 1867 की, जिस वजह से यूएसए आज अपने आप को आर्कटिक पावर कहता है। जैसे जैसे पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, यहां का जो रूट है प्लस ऑयल एंड गैस है, जैसे ही वो और ज्यादा यूज होने लगेगा तो वहां से जियोपॉलिटिक्स का गेम शेप होगा। अगर यूएसए के पास ये इतना बड़ा एरिया ना होता तो अपने आप को आर्कटिक पावर नहीं कह सकता था, लेकिन आज कह पा रहा है। रशिया को उस समय पैसों की भी जरूरत थी, और रशिया को लगता था इस रीजन को मेंटेन करना मुश्किल होगा। इसके अलावा एक और एंगल है, इसमें भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। उस समय पर यूएसए एक न्यूट्रल नेशन था। क्या कहा मैंने? न्यूट्रल। और रशिया का जो बड़ा एडवर्सरी था वो ब्रिटेन था। रशियन एम्पायर वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर, फेमस, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स था उस समय की जियोपॉलिटिक्स का। तो उनको लगा ब्रिटेन से हमें खतरा है, अगर इसके साथ ये डील कर लेंगे, यूएसए के साथ ये डील कर लेंगे, ये है यूएसए, इसके साथ ये वाला डील कर लेंगे, पैसा भी आ जाएगा, प्लस एक न्यूट्रल नेशन अपनी तरफ हो जाएगा। ऐसा सोचा। तो इससे सीख ये है, आज के जो रिश्तों के डायनेमिक्स हैं उसको समझकर कुछ ऐसा फैसला ना लीजिए कि भविष्य में चीजें बदल जाएं, क्योंकि आज रशिया का सबसे बड़ा एडवर्सरी क्या है? यूएसए। और आज से थोड़ी ना है, वर्ल्ड वॉर के टाइम से हम देखते आ रहे हैं, कोल्ड वॉर हमने इसी तरह पर देखा। खैर, अब ग्रैंड स्ट्रेटेजी देखिए यूएसए की क्या है। आज यूएसए जहां पहुंचा उसके पीछे ये स्पेनिश, जो यूएस स्पेनिश वॉर है, इसका बहुत बड़ा रोल है। 1898 में क्या हुआ? जनवरी में यूएसए अपने एक नेवल शिप, बैटलशिप यूएसएस मेन को भेजता है हवाई में। हवाई उस समय पर यूएस का ही कंट्रोल मानिए। मैं मानिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जनवरी की, और अगस्त में फॉर्मली एनेक्स हो गया था हवाई,
उससे पहले बेसिकली 1893 में, क्योंकि हवाई का जिक्र करना जरूरी है तभी इसकी पूरा गेम आपको समझ में आएगा इसकी तह से। तो हवाई बेसिकली पाइनएप्पल प्लांटेशन एंड शुगर केन प्लांटेशन के लिए फेमस था। और ये प्लांटेशन कर कौन रहा था? अमेरिकन कर रहे थे। तो अमेरिका की जो सरकार थी वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए वहां पर अपने स्टेक्स रखती थी। हवाई में उनके जो एब्रोरिजिनल पॉपुलेशन थी, यानी कि वहां के अपने जो रहने वाले थे, उनका किंगडम होता था। लेकिन फिर वहां की जो क्वीन थी, उन्होंने सोचा कि ये फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा निर्भरता हो रही है, अपने आप को इससे बाहर लाना पड़ेगा, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। इसकी भनक लगते ही जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, उनके लॉबी थी, उन्होंने यूएस से अपनी सरकार से कहा, अरे हमारे इतना बड़ा इंटरेस्ट चला जाएगा, टैक्स का आपका पैसा चला जाएगा, कुछ तो करिए। उसके बाद यूएस ने इंटरवीन किया और 1893, यानी कि 98 की बात कर रहा हूँ, 1893 में ही उन्होंने सपोर्ट कर दिया एक मिलिट्री कू को और वहां पर एक अपनी पपेट गवर्नमेंट भी बना दी। हालांकि उस समय डोमेस्टिक सपोर्ट, मतलब यूएसए के अंदर से उतना सपोर्ट मिला नहीं कि उसको फॉर्मली एनेक्स कर लें, तो उनको मतलब वो एक तरीके से हवाई फॉर्मली एनेक्स नहीं हुआ था, लेकिन यूएसए की आउटपोस्ट की तरह काम कर रहा था, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में अमेरिकन सिटीजन्स रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे। तो ऐसे में यूएसए ने चाल चली, जैसे चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड मानिए कि कौन सा मोहरा आगे करना है। उन्होंने यूएसएस मेन को हवाई पहुंचाया कि हम इस वाले हार्बर पर अपने इस नेवल शिप को खड़ा कर देते हैं। क्यों? उनको लगा क्योंकि यहां पर जो क्यूबा है, ये देखिए, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, ये वाला, यहां पर क्यूबा है। तो क्यूबा में इंडिपेंडेंस की आवाज उठ रही है, फ्रीडम की आवाज उठ रही है। और यहां पर है स्पेनिश पावर, और स्पेनिश की इतनी जबरदस्त पावर थी, ये फिलीपींस वाला एरिया स्पेन की कॉलोनी, गुआम स्पेन, ये देखिए स्पेन की कॉलोनी, यहां पर पोर्टो रिको स्पेन, क्यूबा स्पेन, मतलब ये पूरा जो रीजन है इसमें इन्फ्लुएंस था स्पेनिश पावर्स का। तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही यहां पर चेंज आएगा, क्योंकि अगर यहां पर मुश्किल खड़ी होने वाली है स्पेनिश के लिए, तो यहां पर अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं यहां पर टकराव हो सकता है और हमें अपने लोगों को यहां पर बचाना है। चलो यूएसएस मेन यहां पर खड़ा कर देते हैं। अगले ही महीने फरवरी 1898 में एक मेजर एक्सप्लोजन होता है। 200 से ज़्यादा जो यूएसए के जो शिप पर लोग थे, नेवल शिप पर, वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखता है कि कैसे मीडिया और नैरेटिव किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप कर सकते हैं। पता नहीं था कि जो यूएसएस मेन नामक ये जो नेवल शिप था, ये क्यों एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन मीडिया में माहौल बन गया कि ये स्पेन ने कराया है और एक वॉर क्राई मतलब यूएस में पॉपुलर हो गया, रिमेंबर द मेन एंड डू हेल विद स्पेन। तो अगर आपको वॉर करना है तो अपनी जनता का सपोर्ट तो चाहिए ना, तो जनता का सपोर्ट तो मिल गया, डू हेल विद स्पेन, रिमेंबर द मेन, मेन को याद रखो जो तुम्हारा नेवल शिप डूब गया था, ये एक्सप्लोजन उन्होंने कराया था। बाद में कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि शायद वो एक्सप्लोजन कुछ टेक्निकल वजह से था, लेकिन वजह मायने नहीं रखती, उस वजह से क्या हुआ वो मायने रखता है। उस वजह के बाद फिर अप्रैल की बात आती है, फरवरी में हादसा हुआ, फिर डोमेस्टिक सपोर्ट बना, अप्रैल में ये जो वॉर है ये फाइनली हो गया। इस वॉर में यूएस को जीत मिलती है और यूएस इस एरिया में अब फिलीपींस, गुआम, हवाई को तो फाइनली अपना अंडर कर ही लेता है अगस्त में, कहता है कि अब तो पूरी तरह एनेक्ट कर लेते हैं, पोर्टो रिको, ये चारों लोकेशंस पर अब यूएसए काबिज हो जाता है, यानी कि यूएसए एक इंपीरियल पावर बन जाता है। और इसमें जो क्यूबा वाला, आप सोचेंगे क्यूबा का क्या हुआ, क्यूबा का इन्होंने सोचा कि ठीक है इंडिपेंडेंस मिलने दो, हम डायरेक्ट अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है हमने यूएसए की, हमने क्यूबा की फ्रीडम में सहायता दी है, तो इससे ठीक है एक गुड जेस्चर बना रहेगा, क्यूबा की टेरिटरी हमारे ही फेवर में काम करती रहेगी। तो ऐसा उन्होंने सोचा। अब इससे इन्होंने ऐसा, मतलब ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? एक स्कॉलर हुए जियोपॉलिटिक्स के, एल्फ्रेड महान, उनका कहना है कि मेजर ट्रेड कहाँ से होता है? सीज से होता है, क्योंकि उस समय पर रेल रोड नेटवर्क स्ट्रांग नहीं था यूएसए के अंदर, ये जो टेरिटरी जिसको आप यूएसए की टेरिटरी मानते हैं, तो ऐसे में सी ट्रेड होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसी से होता है। तो जो सी के इन मेजर लेन्स पर कंट्रोल करेगा वही होगा दुनिया का सबसे ताकतवर देश। तो अब यूएसए ने इनके कदम उठाने शुरू कर दिए, यानी कि यहां पर पैसिफिक पर अपना इन्फ्लुएंस बैठा लिया। हवाई बहुत ही स्ट्रेटेजिक साबित हुआ, कारण अरे यहां पर अपना नेवल बेस बना दिया, रिफ्यूलिंग आसानी से हो सकती है, प्लस आपकी जो ऑपरेशन है अगर आपको यहां तक करना है तो यू हैव डिफरेंट, यू कैन से लोकेशंस, सो दैट आपकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो सकती है,
क्योंकि बीच बीच में आप ही की लोकेशन है। अब यूएसए 14 टेरिटरीज इस एरिया में कंट्रोल करने लगा। इसके अलावा 3 ऐसे सोवरेन स्टेट्स थे जो यूएसए के हिसाब से ही चलने लग गए। तो यूएसए एक इंपीरियल पावर अब बनता जा रहा था। पोर्टो रिको एंड यूएस वर्जिन आइलैंड, इन दोनों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कारण ये देखिए, पोर्टो रिको अगर मैं पूछूं कि ये एक देश है क्या, अलग देश, या यूएसए का ही पार्ट है, तो देखिए यूएसए का ही पार्ट है, लेकिन इसको स्टेट का दर्जा नहीं है, लेकिन है यूएसए की ही टेरिटरी। यूएस वर्जिन आइलैंड, इसको तो डेन से खरीद लिया था $25 मिलियन में, हालांकि काफी बाद में खरीदा इसको, लेकिन इन दोनों को अपने अंडर करना यह भी बड़ा स्ट्रेटेजिक साबित हुआ। कारण सुनिए, जरा मैप के थ्रू बताता हूं आपको। देखिए, अगर यूएसए को साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड करना है तो क्या चाहिए आपको? हार्बर्स चाहिए, जहां पर आपके शिप्स जो हैं डॉक हो सके, प्लस आपको चाहिए रास्ते। सबसे जबरदस्त हार्बर्स, मतलब सबसे स्ट्रेटेजिक एंड वायबल हार्बर्स जहां पर आप डॉक कर सकते हैं अपने शिप को, इस एरिया में अगर किसी देश के किसी एरिया के कहे जाते हैं, वह पोर्टो रिको। तो पोर्टो रिको आपके पास, जैसे ही आपने स्पेनिश को हराया तो स्ट्रेटेजिक हुआ, ये वाला एरिया आपने खरीद लिया। अभी एक और जिक्र आएगा मोना पैसेज का, उसका जिक्र करूंगा जब मैं पनामा आइलैंड की, जो पनामा कैनाल और पनामा आइलैंड ग्रुप की स्ट्रेटजी की बात करूं, क्योंकि उस पर भी अभी दोबारा चर्चा हुई है कि पनामा तो हमारा है। तो पहले वाकई वो यूएसए का था, यूएसए ने उसको कंट्रोल किया है, लेकिन 1970s में सिचुएशन बदल गई। चलिए पोर्टो रिको पर पहले फोकस करते हैं, एक एक करके जानेंगे। पोर्टो रिको है यूएसए का पार्ट, लेकिन पूरी तरह स्टेट नहीं है। 4% इनकम टैक्स किया हुआ है। अब आप सोचिए 4% इनकम टैक्स, अरे आप और हम ही कितना ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो यानी कि ये यूएसए और दुनिया भर के कई जो बड़े उद्योगपति हैं, एचएनआईज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए एक टैक्स हेवन का काम करेगा कि नहीं करेगा? टैक्स हेवन का काम करेगा। तो मेजर टैक्स हेवन भी बन गया, प्लस इस बहाने आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। जो यूएसए का फेडरल वाला एरिया है वहां पर 37% आपका इनकम टैक्स, तो मेजर डिफरेंस है। प्लस ईजेड, कारण अगर हमने कह दिया कि भाई यूएस वर्जिन आइलैंड आप हमारे हैं, खरीदा हुआ है आपको, पोर्टो रिको आप भी हमारे ही हैं, तो इस बहाने आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ सीज, ये कानून है, यूएन क्लॉज उसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये कहता है भाई आपके देश के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस व्हेन इट कम्स टू सीज, ये एरिया ना आपका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि टेरिटरी आपकी नहीं है। मतलब जो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पोर्टो रिको हो गया, तो इससे जो लाइन आपको नीचे दिख रही है ये 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये यूएसए की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया। तो आपको नहीं लगता यार ये तो इंपीरियलिज्म बड़े काम का हो गया कि अगर जगह जगह पर जहां पर मेजर रिजर्व्स हैं, अगर उसका एक आइलैंड भी आपका हो गया तो उसके अराउंड 200 नॉटिकल माइल तक के ऑयल, गैस, फिशिंग रूट्स, भाई सब जबरदस्त हो गया। जब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा तो मैं ऑयल एंड गैस और जो भी रिजर्व्स मिलते हैं आपको इस एरिया में उसकी बात करूंगा, इवन डीप सी माइनिंग का भी आपको ही हक मिल जाएगा। रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स में तो लोकेशन की वजह से आपको एडवांटेज मिल रही है, तो ये यूएसए को मिल गया। इसके बाद मोना पैसेज जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ये देखिए ये है मोना पैसेज। अगर यूएसए के नदन, मतलब जो नदन वाला अमेरिका है जिसमें कि आपका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको का ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए, तो बेसिकली प्राइमरीली तो यूएसए को ट्रेड करना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ, ट्रेड करना है कैरिबियन के साथ, तो उसके लिए बेस्ट रास्ता क्या है? ये मोना पैसेज। और उसके बाद ये मोना पैसेज डायरेक्टली कनेक्ट करता है पनामा कैनाल से, जिसको यूएसए ने कई सालों तक कंट्रोल किया। देखिए अगर आपको मेजर पावर बनना है इस रीजन की, तो आपको दोनों ओशन की पावर बनना पड़ेगा, और दोनों ओशन की पावर आप तब बनेंगे जब आपके इस ओशन से उस ओशन तक की जो मोबिलिटी है, यानी कि समय कम लगेगा, तभी तो आपकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। यहां से आपकी नेवी अगर आसानी से उस तरफ मोबिलाइज हो सकती है तो भाई साहब आप बड़ी पावर हैं। और ये वो समय है जिस समय पर माना जाता है कि मेजर जो पावर है ना वो ट्रांस अटलांटिक है। ट्रांस अटलांटिक मतलब इस एरिया में है, क्योंकि बड़ी ताकत है जो बिग नेशन जिन्होंने कॉलोनाइज करा हुआ था दुनिया को, वो कहाँ बैठे थे? वो तो यूरोप में बैठे थे, वेस्टर्न यूरोप में, स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस एटसेट्रा, राइट। तो इस रीजन में भी तुम पावरफुल हो जाओगे, इस रीजन में भी तुम पावरफुल हो जाओगे, और उसके लिए चाहिए तुम्हें रास्ता, रास्ते पर भी है तुम्हारा कंट्रोल। मजा तो तभी है ना, पोर्टो रिको भी और पनामा भी, रास्ते भी आप ही के हैं। तो दूसरा अगर इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश करेगा तो क्या होंगे? एक्सप्लोजन्स होंगे,
शिप डुबाए जाएंगे, लेकिन ये जो पूरा पैसेज है इस पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि दुनिया का जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें यूएसए का जो राइज है उसके पीछे पोर्टो रिको बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो यूएसए और स्पेन का वॉर था। क्या पोर्टो रिको एक बेस की तरह इस्तेमाल किया गया, पोर्टो रिको के साथ साथ अदर टेरिटरीज भी। कैसे? जैसे देखा कि डोमिनिकन रिपब्लिक, ये ग्वाटेमाला, पनामा, इन पनामा का इन्वेजन करना है तो वी नीड बैकअप, कहीं कोई ऐसा ना हो। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को समझते हुए कोई बड़ी ताकत साउथ अमेरिका के रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पर यूएसए को अटैक करे तो यूएसए कहेगा आने दो तुम इधर से, हम इधर भी बैठे हैं पोर्टो रिको में, हम ऊपर भी बैठे हैं और यहाँ पर हम हवाई में बैठे हैं, तो अगर दोनों तरफ से हम यहीं पर बैठे हैं तो हम दुश्मन को वीक कर सकते हैं। ऐसी ग्वाटेमाला कू 1954, डोमिनिकन सिविल वॉर 1965, इन सब में यूएस ने इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, लेकिन इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रेटजी के लिए चाहिए आपको जो मिलिट्री पावर, वो यूएसए ने इन लोकेशंस में स्प्रेड की हुई थी। तो एक तरीके से जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है दैट यू हैव टू कंट्रोल द सीज, यूएसए अब धीरे धीरे इन पैसेजेस को और साथ में इन सीज को कंट्रोल करने लगा। हवाई का मैंने जिक्र किया, बेसिकली शुगर केन के लिए, पाइनएप्पल के लिए फेमस था। 1893 में कंट्रोल करना स्टार्ट किया और उसके बाद 1898 में पूरी तरह कंट्रोल अपने पास आ गया। अमेजिंग रियल एस्टेट है। पर्ल हार्बर का नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री से कनेक्टेड है। हवाई, यूएस ने हवाई की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और इसके बाद हवाई को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया कि देखो हम हवाई के कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करे किया हमने, लेकिन देखो हवाई को हमने एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बना दिया, तो आप भी हमारी पॉलिसीज को अपनाइए, कैपिटलिज्म को अपनाइए, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया। हवाई का नेक्स्ट इस्तेमाल देखिए, यह है जापान, और जापान की इंपीरियलिस्ट इंटेंशन हम सबको पता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान वाज फाइटिंग विद, और उसके साथ में कौन था? जर्मनी था, इटली था। लेकिन ऐसे में यूएसए को बताता कि यार ज्योग्राफी सर्विंग में, मतलब आज यूएसए जहां है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ने जो उसको आइसोलेशन दिया है कि भाई इस तरफ पैसिफिक, इस तरफ पैसिफिक, उस तरफ अटलांटिक, ऊपर कनाडा जिसके साथ है फ्रेंड रिलेशन, मैक्सिको जिसको तुमने किया हुआ मैनेज, तो यानी कि बॉर्डर्स तो आपके सॉर्टेड है ना। अब दुश्मन कहां से आएगा? इधर से आएगा, अपने फ्रंटियर्स एक्सपेंड कर दो। तो हवाई वर्कड एज अ फ्रंटियर फॉर यूएसए, जिससे कि अगर यहां से जापानीज इन्वेजन होगा भी तो हवाई पर इनकी नेवी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फर्दर यहां पर पुशबैक कर सकती है। इसी वजह से गुआम भी इंपॉर्टेंट है और बीच के छोटे छोटे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उस पर भी यूएस ने अपना ही कंट्रोल जमाया हुआ है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। आपने सुना होगा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वही ग्रीनलैंड को हमें परचेज करना है, राइट, बाय करना है। 51 स्टेट कनाडा को बता रहे हैं। अब ग्रीनलैंड का एग्जांपल देखिए। एक्चुअली ग्रीनलैंड को 1946 में जो हैरिस एस ट्रूमैन थे, जिनके नाम पर ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी पॉपुलर हुई यूएसए की, उन्होंने भी ऑफर दिया था, कहा कि $100 मिलियन देंगे आप डेनमार्क हमें दे, डेनमार्क से कहा भाई ग्रीनलैंड हमें दे दो। अब ये कोई गलत बात भी नहीं लगी, कारण क्योंकि भाई इससे पहले अलास्का भी खरीदा था, और खरीदना बेचना इज डिपेंडेंट ऑन बोथ पार्टीज, और कभी अगर पावर गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर खरीदना बेचना भी नहीं होता, फिर तो क्या होता है? इन्वेजन होता है, जैसे कि स्मॉलर टेरिटरीज का हुआ है। लेकिन डेनमार्क को बैकिंग रही है बड़ी ताकतों की इन यूरोप, तो ऐसे में डेनमार्क के साथ वो तो नहीं कर पाया था यूएसए। तो खैर यहाँ पर ऑफर दिया, ये भी ऑफर दे दिया कि चलो ऐसा करो यार, ग्रीनलैंड हमें दे दो, साथ में तुम्हें अलास्का की कुछ टेरिटरीज दे देंगे। डेनमार्क ने कहा नो मीन्स नो, तो कुछ नहीं कर पाया उस टाइम पर। इवन 1867 में जिस टाइम पर अलास्का वाली जो डील हुई थी रशिया के साथ, उस समय पर के दस्तावेज हैं जो यूएस का डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, उसने भी कहा कि यार यूएसए को खरीद लेना चाहिए यार ग्रीनलैंड को, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? तभी तो आप बिग पावर बनेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा किस समय ये बात वो कह रहा था, जिस समय पर आज के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की वजह से जितनी इंपॉर्टेंस ग्रीनलैंड की बन गई है उतनी नहीं थी। आर्कटिक आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे, रूट निकल जाएगा, उसकी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कह रहे थे कि नहीं, वी हैव टू बी एक्सपेंशनिस्ट, वी हैव टू टेक दैट एरिया अंडर आवर कंट्रोल। तो आपको नहीं लगता है ये तो बिल्कुल वही इनसाइट्स हैं, दैट यू हैव टू बी एक्सपेंशनिस्ट पावर, दैट्स द ओनली वे टू थ्राइव। अब ग्रीनलैंड देखिए, ये है डेनमार्क, देख रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा जो एरिया है ग्रीनलैंड का, ये पूरा इसको कंट्रोल कर रहा है ये डेनमार्क। यूएसए कह रहा है डेनमार्क जरा कुछ तो सोचो यार, ये पूरा यूएसए है, कुछ इधर टेरिटरीज हैं पोर्टो रिको, और तुम इस एरिया पर कंट्रोल कर रहे हो। मतलब ये तो कुछ ऐसा है कि यूएसए कह रहा है कि देखो अगर कन्फ्रंटेशन की बात आई तो ग्रीनलैंड हमारा हो ही जाएगा। बट बात यह है कि यूएसए को ध्यान में रखना होगा कि जो अदर पावर्स हैं यूरोप की, जिनके साथ आपका
एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी चलता है कि आप उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उनके साथ आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? हो सकता है वो बैकिंग करने लगे, उनको लगे कि अच्छा आज यूएस से ऐसा कर रहा है, कल हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, तो कहीं वो काउंटर अलायंस आपके खिलाफ ना बना दें। अब ग्रीनलैंड को इतना क्यों चाहता है भाई यूएस से, ये तो जान लें। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है शशांक त्यागी फॉर यू नाउ। अब अमेरिका ने ऑलरेडी एक प्लान बना रखा था व्हेन इट कम्स टू दिस रीजन, यानी कि कनाडा और उसके ऊपर ग्रीनलैंड। वो क्या था, जैसे इन्होंने एक अलग से कमांड बनाई हुई है, नोरैड। मतलब क्या है, ये नदर्न अमेरिका की डिफेंस कमांड है अलग से, जिसमें कनाडा के साथ मिलकर इन्होंने एक बेस लिया हुआ है ग्रीनलैंड में। मतलब जिसको खरीदने की आज बात कर रहे हैं, जिस पर नजर है, वहां पर डेनमार्क ने इनको ऑलरेडी बेस दिया हुआ है। ये देखिए, थ्यूल एयर बेस ग्रीनलैंड में। अब पहले तो इसका पर्पस ये था कि देखो हमारे ऊपर ना यूएसएसआर से खतरा है, कहीं वो मिसाइल अटैक ना कर दे, तो ऐसे में हम चाहते हैं हमारी एयर कैपेबिलिटी स्ट्रांग रहे, तो डेनमार्क हमें यहाँ पर रडार लगाना है। तो डेनमार्क ने कहा ठीक है, आप रडार्स लगा लीजिए, अपनी आउटपोस्ट बना लीजिए, अपनी प्रेजेंस आप कमांड के यहाँ रख सकते हैं। तो दैट वाज अलाउड। और लेकिन 9/11 के बाद क्या हुआ, नोराड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको फर्दर इंप्रूव किया गया है, यानी कि अब केवल वो इस एरिया के एयर डिफेंस के लिए जिम्मेदार नहीं है, अब वो इससे बाहर भी कई ऑपरेशंस में यूज़ की गई है। तो कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अगर वो ग्रीनलैंड पर कुछ प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो नोरैड एज अ कमांड कैन बी अ हिंदी कमांड। यही मैंने आपको बात बताई। अब जरा इंपॉर्टेंस की बात कर लें। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो कलर मजेंटा कलर है, ये वो वाले रीजन्स हैं जिसमें ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पर ऑयल एंड गैस आप देखिए कहने का मतलब ये है कि इनके पूरे कोस्टल रीजन को आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस के आपको हब्स मिलेंगे। प्लस जो आप रेड वाला रीजन देख रहे हैं, ये है मिनरल रिच रीजन। अब ग्रीनलैंड जियो इकोनॉमिक्स के रीजन से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? यूरेनियम, रेयर अर्थ मटेरियल जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, जिन टेक्नोलॉजीज से फ्यूचर फ्यूल होगा, अगर उस पर आज आपका कंट्रोल है तभी आप बड़ी ताकत बन सकते हैं। वेस्ट आज इतना पावरफुल बना क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव को राइड किया, सही समय पर सही फैसले लिए। अगर फ्यूचर सेमीकंडक्टर का है, एआई का है, अब एआई के लिए भी आप क्या करने हो, आप यू नीड फास्ट कंप्यूटर्स, फॉर दैट यू नीड सोफिस्टिकेटेड चिपसेट्स, एंड फॉर दैट you need silicon, you need rare earth materials as well along with EV and clean tech। तो यानी कि इस वजह से भी यूएसए चाहता है कि भाई ग्रीनलैंड आप कीमत बताओ, हम ये सब खरीद लेंगे, ऐसा इनका मानना है, राइट। अब एक और रीजन है चाइना। इस समय जो मैं कह रहा था ना कि जियोपॉलिटिकल फ्लक्स चल रहा है, फ्लक्स मतलब कुछ मेजर चेंज आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में, ऐसा लग रहा है, और इसमें यूएस एंड चाइना की राइवलरी इंपॉर्टेंट है। बार बार चाइना इज अप्रोचिंग ग्रीनलैंड। अभी जो अप्रोच है वो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यूएसए को लग रहा है कि जो ऑफर हमारा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन चाइना कहे कि जो आप कंट्रोल करना चाह रहे थे फॉर्मली टेरिटरी को, इकोनॉमिकली तो हमने कंट्रोल कर लिया, तो हमारे रहते हुए तो आप यूज भी नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए। तो ये भी एक रीजन है। देखिए चाइना सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, मतलब ग्रीनलैंड जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सेकंड नंबर पर एक्सपोर्ट किसको करता है, चाइना को करता है, जिसमें फिशिंग एक ह्यूज कंपोनेंट है। तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा कस्टमर है ग्रीनलैंड का, तो यार ग्रीनलैंड उसको ऐसा कैसे जाने देगा, उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा? भाई ग्राहक का ख्याल तो रखना पड़ता है, इससे ग्रीनलैंड के पास पैसा आ रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट जरूर है, बट ग्रीनलैंड ऑल्सो एंजॉय सर्टेन ऑटोनॉमी, रेयर अर्थ एंड न्यूक्लियर फ्यूल। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, 2013 में ग्रीनलैंड ने अपने कानून को खत्म कर दिया, रिपील कर दिया, वो कानून जो रोक लगा रहा था रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन पर, न्यूक्लियर फ्यूल के एक्सट्रैक्शन पर। पहले इनका कहना था कि नहीं, हमारी जो कम्युनिटी है उसको नुकसान हो जाएगा, हम इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, देखो आर्कटिक के आसपास हैं, तो हम इन एक्सट्रैक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा बेसिकली एनवायरमेंट इसको शायद कैरी ना कर पाए ऐसे एक्सप्लोरेशन को। लेकिन फिर इन्होंने कहा चलो अब हटा रहे हैं, आइए एक्सप्लोरेशन करिए। और इस एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा फायदा कौन ले रहा है? अगेन यू आर गेसिंग इट राइट, चाइना। ये देखिए एक क्लियर साइन फिर इमर्ज हुआ 2014 में। 2013 में ये कानून रद्द करते हैं और 2014 में 2 कंपनियों का एमओयू साइन होता है, डील साइन होता है रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सप्लोरेशन के लिए। कहते हैं सप्लाई चेन जबरदस्त बना देंगे, मतलब यहीं से एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, एंड फाइनली ये इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ये 2 कंपनियां कहाँ की थी?
एक ऑस्ट्रेलिया की और एक चाइना की। तो आपको लगेगा चलो ऑस्ट्रेलिया से तो ना कुछ रिलीफ लग रहा है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी में उससे अगले साल ही 12.5% स्टेक कौन खरीद लेता है? एक चाइनीज कंपनी खरीद लेती है। तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया तो मुखौटा है, दोनों कंपनियों पर कंट्रोल चाइना का ही है, रेयर अर्थ मटेरियल। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल देखिए, यहाँ पर ये क्वांजेफील्ड एक एरिया है, प्रोजेक्ट है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2,70,000 टन यूरेनियम है, तो इतना बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वो भी कौन है? चाइनीज कंपनी है, चाइना ने इसके भी स्टेक्स को खरीदा हुआ है। नेक्स्ट, ये एक नेवल बेस है यहाँ पर, ग्रॉन मेडल नेवल बेस, ये अबेंडन छोड़ रखा था। तो अब ग्रीनलैंड में कि ये तो अबेंडेंट है, तो चाइना ने कहा अरे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सोफिस्टिकेशन कर देते हैं ना, आप हमारे साथ डील कर लो। तो ऐसे में एक हांगकांग बेस्ड चाइनीज कंपनी, ये नाम भी इसका यहाँ पर है, जनरल नाइस, तो ये कंपनी इस वाले नेवल बेस को टेक ओवर कर रही है कि हम इसका मॉडर्नाइजेशन करेंगे। अब नेवल बेस का मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो आपको नहीं लग रहा ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इन कंपनीज को, जिससे कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये कोई प्राइवेट डील नहीं है, ये चाइना की स्ट्रेटेजिक डील है। तो इसी वजह से यूएसए इतना ज़्यादा फोर्सफुल हो रहा है इस समय पर। चाइना कह रहा है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ पर, राइट, क्योंकि हम फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहते हैं आर्कटिक का। चाइना खुद एस्पिरेशन रखता है टू बी आर्कटिक पावर। अब इंटरेस्टिंग बात यह, रशिया नहीं चाहता कि भाई चाइना तुम यहाँ पर आर्कटिक पावर बन जाओ, क्योंकि चाइना और रशिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा गैप हो गया है। जियोपॉलिटिकल क्लाउड है वो रशिया का आने वाले समय में बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि पोलर आइस कैप्स रूट। लेकिन अगर चाइना वहाँ पर अपनी टेरिटरी कुछ क्लेम करता है, किसी एरिया से खरीदता है, जैसे कि ना ग्रीनलैंड के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसकी सक्सेसफुल हो जाए, तो रशिया इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली कंटेंडर। यानी कि यहाँ पर कंटेंडर यूएसए तो है ही, साथ में चाइना भी रहेगा, राइट। तो यूएसए का असली कंटेंडर केवल रशिया नहीं है, यहाँ पर चाइना भी एक बड़ा कंटेंडर बन जाएगा इस वाले जियोपॉलिटिक्स के गेम में। अब बात करते हैं जरा पनामा की। यहाँ पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिस्टर ट्रंप ने ये इमेज दी, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल। क्या गजब तरीका है। मतलब आई रिमेंबर द डेज व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, माना जाता था सोफिस्टिकेशन इज द की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या ना, सोफिस्टिकेशन, व्हाट इज दिस? यू हैव टू बी डायरेक्ट, यू हैव टू बी ब्लंट। जो ब्लैक शुड बी कॉल्ड एज ब्लैक, प्लेन एंड सिंपल। वाई यू आर मिंसिंग वर्ड, ऐसा लग रहा है। अब जरा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। तो जब तक ये पनामा कैनाल नहीं थी, जो करीब 81 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, तो अगर न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को में आपको सी रूट से ट्रेड करना है तो ये रास्ता यूज किया जाता था। इसमें कितना, करीब 13,100 आपका नॉटिकल माइल्स। आप सोचेंगे सर यहाँ से यहाँ तक तो सीधा रोड से चले जाते, लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा ये आपको यहाँ से प्लेन दिख रहा है, बट एक्सेसिबल नहीं थे कितने सारे एरियाज, रेल रोड स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हैवी कॉस्ट थी। तो इस वजह से सी जो ट्रेड रूट था वो फिर भी फिजिबल माना जाता था। लेकिन जैसे ये रास्ता आपको मिल गया, इट वाज लाइक 5,200 नॉटिकल माइल्स, तो भाई आधे से भी कम। तो ये ट्रेड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यू कैन बी पैसिफिक पावर एज वेल एज अटलांटिक पावर एट सेम टाइम। क्यों? क्योंकि यू कैन मोबिलाइज योर फोर्सेस हियर इजीली फ्रॉम दिस कैनाल। तो अब फाइनली यूएसए ने कहा इस एरिया का इंपॉर्टेंस ये है ना, चलो हम इसको बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो आज पनामा कैनाल एक बड़ा रीजन कहा जाता है जिसकी वजह से यूएसए एक वर्ल्ड पावर बन गया। मैंने कहा स्पीड एंड प्रेजेंस, एंड बाय दिस यू आर एबल टू कंट्रोल द ओशंस। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि वॉल स्ट्रीट ने कहा कि आपको पैसा चाहिए ना, हम देंगे। तो 1910 में कहा जाता है कि वॉल स्ट्रीट ने, वहां के शेयर बाजार ने पैसा इकट्ठा किया कि बनाइए पनामा कैनाल, क्योंकि इससे ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रोथ बढ़ेगी। उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर रहे, और जिसकी वजह से जो पेनिनियन थे, मतलब जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, उन सबको सप्रेस किया गया और पूरे एरिया को कंट्रोल किया गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, लोकल लीडर्स ने आवाज़ उठाई, कितने सारे लोग मार दिए गए। तो यूएसए ने अगेन वही एग्जाम्पल सिद्ध किया कि देखिए जो मोरालिटी के जो मोल्ड्स होते हैं, अच्छाई के सांचे होते हैं, वो जियोपॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, इन सब में काउंट नहीं होते। तो ऐसा करके इन्होंने ये रेबेलियंस को सप्रेस करते रहे। लेकिन 1970s आया और फिर अब पनामा की उतने रेलेवेंस नहीं रही। उसका बड़ा रीजन क्या था? रेल रोड का डेवलपमेंट। इस रेल रोड के डेवलपमेंट से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को अगर आपको ट्रेड करना है तो अब आपको बहुत सस्ते में ट्रेड इससे हो सकता है। तो वो वाला जो ट्रेड वाला डिपेंडेंस था वो कुछ कम हुआ, प्लस
अब यूएसए ने जगह जगह पर अपने मिलिट्री बेसिस और बढ़ा दिए थे। 1970s का समय था कि ऑलरेडी यू नीड नॉट टू मोबिलाइज दैट मच, बिकॉज यूएसए की जो आर्मी कमांड है, नेवल कमांड है, वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। नेटो अपने जेनिथ पर है उस समय पर, मतलब यू हैव डिफरेंट पोस्ट्स इन यूरोप एज वेल। तो ऐसे में अब तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं, और जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, अच्छा तुम क्या चाह रहे थे, खुद चलाना चाहते हो, लो। फाइनली प्रेसिडेंट कार्टर ने एग्रीमेंट साइन किया और वहां पे जो जनरल ओमार थे कहा कि लीजिए आप कंट्रोल कीजिए, आपको मिल गई है आज़ादी, अब ये पैनामियन लैंड होगा। अब उसके बाद पनामा ने इस जो पूरा कैनाल वाला एरिया था, इसको प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करके, मतलब इसको ट्रेड करना स्टार्ट किया, मतलब इसके ट्रेड का पोटेंशियल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मतलब इसमें कोई करप्शन, जैसे कहा जा रहा था यूएसए वाज सेइंग कि जैसे हम तुम्हें आज़ादी देंगे तुम चला ही नहीं पाओगे, अब इतना इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन पनामा ने प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, फ्लोरिश हुआ पनामा। और उसके बाद 1999 के बाद तो मेजर बूस्ट आया। प्लस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि यहाँ पर दो जो इनसाइड, मतलब जो जैसे ही आप कैरिबियन की तरफ से आते हैं पनामा में और जैसे आप पैसिफिक की तरफ जाते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऐसे हैं पनामा कैनाल के जो चाइनीज़ कंपनी मैनेज कर रही है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न यूएसए को लग रहा है कि यार इतने हमारे करीब ये चाइनीज़ कंपनीज आ गई हैं। तो अब यूएसए के जो आज के डायनेमिक्स हैं, जो यूएस वर्सेस चाइना की राइवलरी है, तो उसमें जो ये पनामा को लेकर बात चल रही है, ग्रीनलैंड को लेकर बात चल रही है, ये केवल इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंस की यू कैन से एंगल से इसको ना देखें, इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन पर है। कहा जा रहा है कि अब जो चाइना है वो एम कर रहा है पैक्स का मतलब है चाइनीज हेजेमनी। जैसे कि हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन अपनी बुक हाउ चाइना सीज द वर्ल्ड में कहते हैं कि चाइना सफर्स फ्रॉम मिडिल किंगडम सिंड्रोम। और आपको नहीं लगता कि कुछ सिंड्रोम आपकी हमारी लाइफ में जो रहे हैं या हैं, वो एक्चुअली सर्व करते हैं एक पर्पस। मतलब कि आज जो जहां पर भी है जो जबरदस्त कर रहा है, तो उसके कारण अगर पास्ट में कुछ ह्यूमिलिएशन था तो वो ठीक है, उसकी वजह से आप वो कड़े फैसले ले पाए। चाइना ने 100 ईयर्स का ह्यूमिलिएशन झेला है और चाइना अपने नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स में इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से चाइना एक ऐसे मॉडल से चल रहा है जिसको कहा उसने पीसफुल राइज, बट दिस इज नॉट पीसफुल एनीमोर, एंड यूएसए अंडरस्टैंड्स इट, एंड दैट इज व्हाई यूएसए इज काउंटरिंग दिस बाय अ काउंटर व्यू ऑफ एक्सपेंशन वाया ग्रीनलैंड और से पनामा। एंड अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे साथ आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस, इंटरेक्शन सभी यहाँ पर होता रहता है। नाउ ये क्वेश्चन मैंने बनाया, यूएसए गेन्ड अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन इन पास्ट, राइट? डू यू थिंक दैट रीसेंट फ्लक्स इन यूएस चाइना रिलेशंस मे इंपैक्ट प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, एंड हाउ आर इंडियाज इंटरेस्ट अलाइन टू इट? तो पास्ट में जो उसने एक्सपेंशन किया है उसके एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे, जैसे मैंने आज आपको समझाया, चाहे वो स्पेनिश वॉर हो, गुआम टेरिटरी हो, ग्वाटेमाला हो, पोर्टो रिको हो, यूएस वर्जिन आइलैंड हो, कैरिबियन, और फिर इसके बाद फिलीपींस पर इन्फ्लुएंस हो, और आज उसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस वाले जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूएस चाइना हेजेमनिक राइवलरी, और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडिया पर। इंडिया हैज टू साइड विद यूएसए, बट इंडिया ऑल्सो मैनेज रिलेशनशिप ऑफ सी एंड सी विद चाइना। एक तरफ हम कॉन्फ्लिक्ट में है तो दूसरी तरफ हम कोऑपरेशन में भी हैं। व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स, तभी कहा जा रहा है कि यार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज अ वंडर इन इटसेल्फ। मतलब कि जो दुश्मन है उसके साथ भी निभा रहे हैं ब्रिक्स में, G20 में, और जो हमारे साथ उसको काउंटर करने के लिए तैयार खड़ा है, हम उसके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इसी को तो कहते हैं डिप्लोमेसी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए।